देखिए अब अपन इसमें करेंगे बल आघूर्ण की गणना। बल की अपन ने इसमें बातें कर ली हैं, बल की अपने सारी बातें कर ली। बलों में देख लिया कि परिणामी बल क्या आ रहा है, इसके अंदर शून्य आ रहा है। अगर परिणामी बल इसके अंदर शून्य आ रहा है, इसका मतलब इसकी स्थानांतरण गति तो संभव नहीं है। अब घूर्णन गति अगर इसकी हो रही है, बलागुण लग रहा है, तो इस बलागुण की क्या करेंगे, गणना। नेक्स्ट पॉइंट जो अपन इसी में जान रहे हैं वो है बल आघूर्ण की गणना। ये इसकी डेरिवेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है, बल आघूर्ण की गणना इसके अंदर करना। अब देखिए भाई बल आघूर्ण की गणना अपन कैसे करेंगे। बल आघूर्ण होता क्या है, बल इंटू बलों के मध्य की लंबवत दूरी। जो बल युग्म होता है उस बल युग्म में किसी एक बल के परिमाण और बलों के मध्य की लंबवत दूरी का गुणनफल ही क्या कहलाता है, बल आघूर्ण। यानी कि पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए कि बल आघूर्ण इज इक्वल टू क्या है अपने पास। देखिए बल आघूर्ण इज इक्वल टू क्या है, बल आघूर्ण इज इक्वल टू बल युग्म में से एक बल का परिमाण बल युग्म में से, या बल युग्म के, ये भी कह सकते हैं बल युग्म के एक बल का परिमाण, बल युग्म के एक बल का परिमाण इनटू बलों के मध्य की लंबवत दूरी, इनटू बलों के मध्य की लंबवत दूरी। ये अपने पास बल आघूर्ण का सूत्र होता है। इसकी सहायता से ही बल आघूर्ण का व्यंजक अपन को प्राप्त करना है। तो देखिए ये समरूप चुंबकीय क्षेत्र था अपने पास, या यूं कह दीजिए कि ये आपके पास समरूप चुंबकीय क्षेत्र है इस डायरेक्शन में। ये समरूप चुंबक क्षेत्र है जिसमें कि आयताकार लूप है। अब इस पर देखिए मेरे को बलों की चर्चाएं करनी है कि इस पर बल कौन कौन से और कैसे कैसे हैं। तो देखिए ये बल ऐसे है F1 और ये बल कैसे है F3 ऐसे है। अगर इस तरह की स्थिति है तो मेरे पास ये स्थिति यूं आ रही है, यानी अगर मैं देखता हूं तो ये वाली भुजा Q और ये वाली R है, तो ये क्यू आर साइड आ गई मेरे पास, और इसकी जो लंबाई होगी वो क्या होगी, स्मॉल बी होगी। बिल्कुल सही है। अब जरा बलों की चर्चाएं भी कर लें। यहां पर इस साइड पे जो बल होगा ये आपको पता है कागज के तल के लंबवत भीतर की ओर है। ये रहा, क्या है ये F1, और इस F1 की वैल्यू है ILB। इसी तरह से इस साइड जो बल है वो ये है, कौन सा बल है ये, वही F3, और इसका मान भी क्या है, ILB है। अब ये तो हो गए बलों के युग्म, इनके मध्य की ये दूरी है स्मॉल बी, लेकिन अपन को किसकी आवश्यकता है, लंबवत दूरी की। और वो लंबवत दूरी क्या होगी भैया, देखो इसको आपने आगे बढ़ाया और यहां से आपने इसके ऊपर एक लंब डाल दिया, ये आ गया है T। ये जो RT है यही लंबवत दूरी होगी। कैसे होगी वो भी देखें। देखो भाई इस आयताकार लूप के तल का, ध्यान रखना, आयताकार लूप के तल का चुंबकीय क्षेत्र के साथ जो कोण है वो कोण है अल्फा। चुंबकीय क्षेत्र इसके तल का कोण, यानी यहां जो अपन एंगल बना रहे हैं वो एंगल कितना है, इसका अल्फा है। ये एंगल अगर अल्फा है तो आपको पता है ये तल है, और तल के अभिलंब ये है। तल के लंबवत कौन होता है, अभिलंबवत, इसका क्षेत्रफल यानी सदिश क्षेत्रफल, तो सदिश क्षेत्रफल इसका लंबवत यो है। ये ए वेक्टर हो गया, जो कि चुंबकीय क्षेत्रफल कितना कोण बनाता है, थीटा कोण बनाता है। मैं बात कर रहा हूं कोण अल्फा के लिए।
अगर ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ इसके तल का कोण अगर ये अल्फा है, ये कोण अल्फा है, तो ये कोण भी इसका क्या है भाई, अल्फा होगा। लेकिन ध्यान रहे सदिश क्षेत्रफल का एंगल क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा है। और एक चीज गौर करो, अल्फा प्लस थीटा कितना डिग्री आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। बस यहाँ अपना काम हो गया। इस वाले चित्र को अपन अब मिटा देते हैं क्योंकि इसका काम हो चुका है। तो देखो, अब मुझे तो क्या निकालना था, बल युग्म में एक बल का परिमाण इंटू बलों के मध्य की लंबवत दूरी। तो देखो, बल आघूर्ण को अगर मैं टो से शो करता हूं, बल आघूर्ण को अगर मैं टो से शो करता हूं, तो देखो एक बल का परिमाण तो क्या है मेरे पास, आई एल बी इंटू बलों के मध्य की लंबवत दूरी क्या हो गई है, आर टी। अब मेरा एक काम है इस आर टी का मान ज्ञात करना। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे, गौर कीजिए, समकोण त्रिभुज क्या है ये, क्यू टी आर, क्यू टी आर से मैं इसमें से वैल्यू देख रहा हूं, मुझे आर टी चाहिए और एक ये चाहिए। और ये क्या है, समकोण के सामने वाली भुजा यानी स्मॉल बी, यानी कर्ण और आधार से मतलब है। और कर्ण और आधार के रूप में क्या होता है किसी त्रिभुज के लिए, कोस। तो मैं इसमें वैल्यू देख रहा हूं कोस एल्फा की। तो देखिए, कोस एल्फा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण यानी आर टी अपॉन में बी, या आर टी इज इक्वल टू बी कॉस एल्फा हो गया है। इसलिए टो इज इक्वल टू आई एल बी बी कॉस एल्फा। फिर आप गौर कीजिएगा, यहाँ एल लंबाई है और बी उसकी क्या है, चौड़ाई है आयताकार लूप की। और लंबाई इंटू चौड़ाई को कहा जाता है क्षेत्रफल। तो ये हो गया टो इज इक्वल टू आई ए बी कोस एल्फा। ये भी बात लिख दीजिए, चूंकि एल इंटू बी इज इक्वल टू कैपिटल ए, यानी लूप का क्या है, सदिश क्षेत्रफल है। ये अपने पास फॉर्मूला ये आया है, अगर लूप में घेरों की संख्या n हो, यानी कि n घेरों की कुंडली हो, तो लूप के लिए तो एक ही घेरा हो गया। अगर ये n घेरों की कुंडली हो तो किससे गुणा कर देंगे, n से। यदि n घेरों की कुंडली हो तो इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एन आई ए बी कॉस एल्फा। ये आपके पास इसकी इक्वेशन आ गई है, जहां पर ये ध्यान रहे कि कोस के साथ एल्फा आ रहा है। और यहां एल्फा है क्या चीज, यहां एल्फा लूप के तल और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य का कोण है, ये ध्यान रखना। यहां एल्फा लूप के तल वे चुंबकीय क्षेत्र के मध्य का कोण है। ये एक फॉर्मूला मेरे पास आ गया है। अगर सदिश क्षेत्रफल और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के साथ थीटा कोण बनाए, अगर सदिश क्षेत्रफल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के साथ थीटा कोण बनाता है, तो ऐसी स्थिति में अपन जानते हैं कि अल्फा और थीटा परस्पर लंबवत है। कैसे, तल तो यूं है, ये तल है और सदिश क्षेत्रफल इस दिशा में है, तो परस्पर एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री, यानी अल्फा प्लस थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो अपन ये लाइन भी आगे ऐड कर लेते हैं इसी में। तो देखिए क्या इक्वेशन थी, टो इज इक्वल टू एन आई ए बी कोस एल्फा। तो अगर मैं ये कह दूं, यदि सदिश क्षेत्रफल चुंबकीय क्षेत्र के साथ
थीटा कोण बनाए तो अगर थीटा कोण बनाता है तो अल्फा और थीटा के बीच में क्या संबंध होगा? चित्र से दिख रहा है कि अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा। तो अल्फा की वैल्यू आप इस समीकरण में अब आप रख दीजिए। तो देखिए, इसलिए टो इज इक्वल टू एन आई ए बी कोस अल्फा की वैल्यू क्या होगी? 90 डिग्री माइनस थीटा। और ये आप जानते हो कि कोस 90 माइनस थीटा का मीन्स होता है साइन थीटा। तो टो इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो गया? एन आई ए बी साइन थीटा। ये अपने पास यहाँ एक फॉर्मूला ये आ गया। तो ध्यान रहे, अगर चुंबकीय क्षेत्र के साथ, अगर चुंबकीय क्षेत्र का सदिश क्षेत्रफल के साथ कोण दिया हो तब तो थीटा है, और अगर तल के साथ दिया हो तो क्या है? कोस अल्फा है। यहां अपने पास सूत्र आ गया। फिर एक चीज गौर करें, एन आई ए ये धारावाही लूप का चुंबकीय आघूर्ण, या इसे कहते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ध्यान रहे, अगला जो चैप्टर अपन पढ़ेंगे 7वें के बाद 8वां, उसके अंदर धारावाही लूप के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में अपन चर्चाएं करेंगे। यहां केवल अपन डायरेक्ट लिख रहे हैं कि यहां एन आई ए इज इक्वल टू कैपिटल एम धारावाही लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, या उसे अपन चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। इसलिए टो इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा? एम बी साइन थीटा। ये आपके पास फॉर्मूला आ गया है। ये लो, टो इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। या इसी फॉर्मूले को आप लिख सकते हो, टो वेक्टर इज इक्वल टू एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अगर थीटा के साथ कोस होता तो एम डॉट बी लिखते हैं अपन। और ये जो फॉर्मूला आया है टो वेक्टर इज इक्वल टू एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यही विद्युत मोटर का सिद्धांत है, या यूं कह सकते हैं विद्युत मोटर इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। ये लो, अब अपन बातें करेंगे इसकी विशेष स्थितियों की। दो विशेष स्थितियां हैं, कौन कौन सी हैं? चलो देखते हैं उनको। देखिए, विशेष स्थितियां। पहली विशेष स्थिति यह है कि यदि थीटा बराबर 0 डिग्री, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री, इसका मतलब सदिश क्षेत्रफल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो। अगर सदिश क्षेत्रफल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, इसका मतलब आयताकार लूप का तल चुंबकीय क्षेत्र के क्या है? लंबवत है। तो अपन यूं कह सकते हैं, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री अर्थात सदिश क्षेत्रफल चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर हो या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, अर्थात सदिश क्षेत्रफल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, या यूं कह सकते हैं जो तल है वो कैसा हो? चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो। अगर थीटा 0 डिग्री है
तो इसका मतलब अल्फा कितना होगा 90 डिग्री, अर्थात लूप का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो तो, अगर उसके ये लंबवत स्थिति में आता है तो आपको पता है अगर थीटा साइन थीटा का मान लेता हूं तो 0 और कोस 90 लेता हूं तो 0, तो ऐसी स्थिति में टो इज इक्वल टू 0, यानी कि मिनिमम चुंबकीय मिनिमम बल लागू होगा। नंबर सेकेंड, अगर ऐसा हो यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो, यानी कि तल थीटा 90 डिग्री का मतलब क्या है, जो सदिश क्षेत्रफल है वो चुंबकीय क्षेत्र के क्या है लंबवत, यानी कि तल उसके समानांतर हो। यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो अर्थात सदिश क्षेत्रफल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, या यूं कह सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो, अर्थात लूप का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो। दोनों का मतलब एक ही भाई हो तो टो इज इक्वल टू होगा mb और ये वैल्यू होगी मैक्सिमम, चाहे कोस वाले फॉर्मूले देखें आप या साइन वाले से। यहां अपना आयताकार लूप की समरूप चुंबकीय क्षेत्र में उसके ऊपर आयताकार जो लूप है अगर किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में है और उसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो उस पर लगने वाले बलों की भी अपन ने बातें कर ली और उस पर बलाघूर्ण की भी क्या कर ली अपन ने बातें। तो ध्यान रखना थीटा बराबर, जैसे ये पहला केस लिया मैंने, अगर थीटा बराबर 90 डिग्री है तो देखो मैं यहां तो कंप्लीट हो गया, मैं एक बार बता दूं, तो इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा है, तो थीटा 0 करते ही मान क्या हो जाएगा 0, एम बी साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, और थीटा 0 होगा तो अगर अल्फा दे रखा है तो थीटा 0 होगा तो आपको पता है अल्फा कितना होगा भाई 90 होगा। तो अब देखिएगा एम बी कोस 90 डिग्री वही 0 आ गया। फिर अगला केस आप देखते हैं, अगर थीटा 90 डिग्री है तो देखो भाई थीटा इज इक्वल टू एम बी साइन 90 डिग्री, तो वैल्यू क्या आ गई है एम बी। लेकिन अगर अल्फा है तो ये 90 तो अल्फा क्या होगा 0, तो कोस 0 की वैल्यू क्या होगी 1, और वही क्या आ गया एम बी। यानी कि अपन किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं क्वेश्चन में क्या और कैसे दिया हुआ है। अब अपन इस पर आधारित आंकिक प्रश्न को हल करके अगला जो टॉपिक है वो अपन पढ़ेंगे, वो है धारा मापी या गैल्वेनोमीटर।